कि ये बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में जो आपकी वांट्स है ना, जो आपकी जैसे डिज़ायर्स होगी या आपकी विशेज़ होगी या आपकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात हमेशा ज़्यादा ही होती हैं और आपके पास जो रिसोर्सेज़ होते हैं वो कम होते हैं उन ख्वाहिशात को अचीव करने के लिए। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा जी, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट वांट्स एंड मीन्स, कि नीड्स पे के डिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक्स। सोसाइटी के पास रिसोर्सेज़ होते हैं कि उनके पास गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो कि हमारी जो वांट्स है ना उनको सेटिस्फाई कर सके, जो हमारी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। और फिर उसके बाद हाउएवर और इकोनॉमिक और हमेशा जो हमारी नीड्स होती हैं ना वो एक्सीड करती हैं, या हमारी जो विशेस होती हैं वो हमेशा एक्सीड करती हैं हमारे पास जो एलोकेटेड रिसोर्सेज होते हैं उनसे। अनफॉर्चुनेटली आर रिसोर्सेज आर स्कार्स। ठीक, अब सर ने यहाँ से जो है ना वो ये चीज़ लिंक की है कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, वो जो हमारी नीड्स हैं वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ आर लिमिटेड रिसोर्सेज से अ, जो मतलब उनसे कम होती हैं। ठीक है, जो हमारी लिमिट जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा स्कार्स होते हैं, कि वो स्कार्स से मुराद ये है कि आपकी जो रिसोर्सेज है ना वो आपके पास हमेशा एक महदूद क्वांटिटी में होंगे। सही। अब उसके बाद स्कार्स करके ना इसने नेक्स्ट जो मेन बात कही है ना वो ये है कि स्कार्सिटी, स्कार्सिटी की ये डेफिनेशन है। Scarcity means that society has limited resources and therefore cannot produce all the goods and wants and goods and services people want. कि स्कार्सिटी का मतलब ये है कि सोसाइटी के पास हमेशा महदूद जो पैमाने पे ना चीज़ों और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो तमाम जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सही। इस फिनोमिना को बेसिकली स्कार्सिटी कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कार्सिटी क्या है, तो एक स्कार्सिटी, दफ़ा हाँ दोबारा रिपीट कर दीजिए स्कॉर्सिटी को। हाँ, अगर मैं अब रिपीट करूं कि स्कार्सिटी क्या है, बेसिकली जो स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी को आप उर्दू में कहोगे कि महदूद, अ, या एक लिहाज से एक महदूद पैमाने पे रहते हुए, या जो आपकी विशेस है ना, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे ना वो हमेशा महदूद ही रहेंगे। ठीक है, ये स्कार्सिटी है। जैसे अब थोड़ा सा फनी हो जाएगा, लेकिन अब मैं फनी टर्म्स में जाना नहीं चाह रहा। जैसे किसी को कहते हैं ना, कंगलाई है तू, है, समझ रहा है शामिर? हेलो, जी हाँ, जी। बात समझ में आ रही है ना, कि जिसको किसी को हम कहते हैं कंगला, यार तू कंगलाई है। जी जी सर। कंगला का क्या मतलब होता है? जिसके पास कुछ भी ना हो, मतलब बेयारो मददगार। मतलब कंगला से मुराद ये कि मतलब उसके पास ज्यादा कुछ ना हो सही, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, तो कंगला इन अदर वर्ड्स इज स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी मींस दैट society has limited resources and therefore cannot produce all the goods and services people want। सही। कि ये थोड़ा सा ना वो मतलब कंगले वाले टर्म पे आ जाती है कि भाई स्कार्सिटी इज सॉर्ट ऑफ एक स्टेट है। ठीक, जिसमें सोसाइटी जो है ना वो सारे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती और रिसोर्सेज महदूद होते हैं उसके पास। ठीक, जो लोगों की डिजायर होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। अब ये आ जाती है जी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी मेक चॉइसेस। जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है कि लोग कैसे, लोगों के अलावा कोई इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी, जो एक मुआशरा है,
ठीक, लोग, इदारे और मुआशरा। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी। लोग, इदारे और मुआशरा मेक चॉइसेस अंडर कंडीशंस ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, कि जो लोग हैं, इदारे और मुआशरा है, वो कैसे चॉइसेस करता है, कैसे जो अपनी वांट्स और नीड्स है उनकी तकमील करता है अंडर कंडीशंस ऑफ स्कारसिटी के। जब के मुआशरे के अंदर स्कारसिटी है, कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। बात समझ रहे हो? फिर उसके बाद नेक्स्ट, द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इज अ व्यू पॉइंट दैट envisions individuals and institutions making rational decisions. An economic perspective is a viewpoint that envisions individuals and institutions making rational decisions by comparing marginal benefits and marginal cost of their actions. Perspective से आप कह दें कि जरिया, आप कह सकते हो कि एक नजरिया जो होता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के, आपका एक जो अफराते ज़र को फोरसी करने का जो नजरिया होता है, ये एक आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया। is a viewpoint that envisions individuals and institutions that make rational decisions by comparing marginal benefits and marginal costs of their actions. अब ये मार्जिनल बेनिफिट क्या है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल बेनिफिट बेसिकली आपका हो गया, ये आगे हम इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो अब कंप्लीट जो है ना वो पढ़ेंगे कि मार्जिनल बेनिफिट क्या है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कि आपको उससे फायदा क्या हो रहा है और उसकी आप कॉस्ट क्या पे कर रहे हो, जो आपका फर्दर आपका जो एक्शन है ऑफ देयर एक्शंस। ठीक, ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से को मैंने क्या बताया कि ये होता है जो अफराते ज़र है उसका नजरिया होता है। अफराते ज़र का नजरिया जो फोकस्ड होता है इदारों पे और इंडिविजुअल्स पे, जो कि डिसीजंस करते हैं अपने फायदे को सामने रखते हुए और उसकी जो कॉस्ट है उसको सामने रखते हैं, उसकी जो प्राइस वो उस जो फायदे है उसकी जो फायदा है उसकी जो कॉस्ट वो पे करते हैं, उसकी जो कीमत वो अदा करते हैं, वो सामने रखते हुए जो वो फैसला करते हैं, वो बेसिकली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग टेक्स द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशंस। अच्छा, स्कार्सिटी एंड चॉइस, पर्पसफुल बिहेवियर और मार्जिनलिज्म। अब ये 3 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। कि पहले स्कार्सिटी एंड चॉइस है, फिर पर्पसफुल बिहेवियर है और फिर मार्जिनलिज्म है, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स। स्कार्सिटी एंड चॉइस क्या है? स्कार्सिटी एंड चॉइस में बेसिकली जो स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वो स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीन लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज। जो स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में जो गुड्स और सर्विसेज होती है ना उनका मुखफ़फ़ है। मुखफ़फ़ से मुराद के उस जो स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनका मतलब है कि लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज। When a good is produced, the resources employed can no longer be used to make another good. कि अगर मैंने सपोज मेरे पास कॉटन थी या मेरे पास जो क्या कहते हैं एज इन कोई धागा था, उसको अगर मैंने यूटिलाइज करके कोई कपड़ा बना लिया है, तो वो जो धागा मेरे पास रिसोर्स था वो मैंने यूटिलाइज कर लिया है, अब वो दोबारा यूटिलाइज नहीं हो सकता एक और कपड़ा बनाने के लिए, वो जो कपड़ा बना है वो ही बनेगा। ठीक, कैन नो लॉन्गर बी यूज टू मेक अनदर गुड। जो रिसोर्स इस्तेमाल हो गया वो इस्तेमाल हो गया।
When a choice is made, another opportunity is passed up. कि जब एक चॉइस कर ली जाती है तो कोई एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है जो आप छोड़ देते हैं। अब चॉइस क्या है कि अब मैंने सेम वही वाली एग्जांपल सामने रखते हैं कि हमने एक धागा लिया या हमने कपास लिया, जो कॉटन है वो हमने ली, अब उससे हमने धागा बनाया, धागे से हमने कपड़ा बना लिया, ठीक। अब कपास जो क्या कहते हैं कॉटन है, उससे अगर मैं धागा ना बनाता, हाँ, तो मैं उससे रुई भी तो बना सकता था ना। मतलब रुई जो होती है ना, एज इन जख्मों पे मरहम लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो क्या कहते हैं लड़कियों के मेकअप साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए रुई इस्तेमाल होती है। तो अगर रुई, बिस्तर बनाने के लिए इस्तेमाल हाँ, होती है। बिस्तर बनाने के लिए, लिहाफ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब भी कभी मैं अगर एक रिसोर्स को यूटिलाइज कर लूंगा ना, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी जो है वो पास करनी पड़ेगी कि मुझे कोई एक वक्त में, जिसे कहते हैं ना एक काम, एक वक्त के अंदर मैं एक रिसोर्स एक ही चीज के लिए इस्तेमाल कर सकूं, दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, ठीक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब ये जो है ना थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स की। सही कि जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? Opportunity cost represents the value of the good, service or time foregone to obtain something else. कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इटसेल्फ, अपॉर्चुनिटी से आपको क्या समझ में आती है कि किसी चीज की आपको मतलब एक फोर्सी आप कर रहे हो कि यार ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, फॉरसीइंग कि मैं इस चीज को जो है वो एक फॉरवर्ड निगाह से देख रहा हूँ कि यार ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी है ये एक लिहाज से चीज अच्छी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आप उसकी वो जो अच्छी चीज की जो कीमत है ये वो होगा। रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द गुड, ये वो कॉस्ट है जो कि एक चीज की जो कीमत है उसको रिप्रेजेंट करती है, या सर्विस, या टाइम फॉर गॉन टू ऑब्टेन समथिंग एल्स, या जो वक्त है, वो वक्त भी आपको पता ना एक बड़ा कीमती सरमाया होता है। तो ये जो टाइम फॉर गॉन टू ऑब्टेन समथिंग एल्स, कि अगर यार मैं इस वक्त में ये ना करता, मैं ये कर लेता, सही। तो ये उस इस सब की ना जो मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, सही। कि आप या तो किसी से मदद ले रहे हैं, सर्विस, या आप कोई जो गुड है वो फोरसी कर रहे हैं, या आप अपना वक्त जो है वो देख रहे हैं। तो ये तीनों चीजें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के में आएंगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गुड, सर्विस और टाइम फोरगॉन टू ऑब्टेन समथिंग एल्स। नेक्स्ट, पर्पसफुल बिहेवियर। अच्छा, जो हमने पहला किया ना, जो स्कार्सिटी एंड चॉइस था वो, ठीक। उसको आप मतलब स्कार्सिटी एंड चॉइस के जमरे में ना ये तीन ये जो स्लाइड्स है ना, ये स्कार्सिटी एंड चॉइस की स्लाइड्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है पर्पसफुल बिहेवियर। इकोनॉमिक्स assumes that individuals act rationally and in their own self interest। कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो कहती है कि जो लोग हैं वो हमेशा लॉजिकल, रैशनल मतलब लॉजिकल डिसीजंस, ठीक है। कि लोग हमेशा लॉजिकल डिसीजंस करते हैं और अपने मफाद में करते हैं, इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, के अपने मफाद की खातिर लॉजिकल डिसीजंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल डिसीजंस आर पर्पसफुल एंड सीक टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। कि जो एक इंसान है उसके जो डिसीजंस है ना वो हमेशा पर्पसफुल होते हैं और वो सीख करते हैं कि उसके जो यूटिलिटी है, जो उसकी ज़रूरत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। समझ आई कि जो एक इंसान है उसके जो डिसीजंस है वो हमेशा पर्पसफुल होते हैं और अपनी जो ज़रूरत है उसको मुकम्मल करने के लिए होते हैं। Next, utility. Utility is the pleasure, happiness or satisfaction obtained from consuming a good or service। कि ज़रूरत क्या है? ज़रूरत आप
आपकी वो खुशी है, वो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है कि आपकी जो एक लिहाज से देखा जाए तो अ, आप आपके पास आप इन द एंड जो पिछली एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे ये होगी ना, कपास होगी और कॉटन होगी, हमने इससे क्या बनाया, रुई से हमने डायरेक्ट बनाया, लिहाफ भी बनाया, हमने रुई से कपड़े भी बनाए, ठीक। अब ये हमने क्यों बनाए? लिहाफ सर्दी होगी, मैं करूंगा यार, मुझे जो है वो सर्दी नहीं लगेगी। इससे क्या हुआ? प्लेयर हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन। फिर मैंने कपड़े बनाए, कपड़े बनाने से क्या हुआ कि मतलब एज़ इन मैं देखने में अच्छा लगूँगा, मुझे जो है वो हर तरह से मतलब एक अच्छी आउटलुक होगी मेरी, ठीक है? ये भी क्या थी, मेरी ज़रूरत थी, तो उससे भी मुझे प्लेज़र, हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन मतलब मुझे खुशी होगी। एक लिहाज से मेरी जो ज़रूरत है वो सैटिस्फाई हो रही है। वो सही जो है वो मतलब यूटिलाइज़ किया मैंने अपनी रिसोर्सेज़ को। तो ऑटोमैटिकली ये जो चीज़ है कि मैंने वो अपनी ज़रूरत सैटिस्फाई की और एक रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए, तो ये चीज़ यूटिलिटी के ज़मरे में आएगी, ठीक है? ये पर्पसफुल बिहेवियर है कि हमने पर्पसफुली उस रिसोर्स को यूज़ किया अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। बात समझ में आ रही है? कि पर्पसफुली हमने उस रिसोर्स को यूज़ किया है अपनी ज़रूरत या अपनी नीड को पूरी करने के लिए, ताकि हम खुश हों। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर पर्पसफुल इन डिसाइडिंग व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बाय। अगर समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन पूछते रहो साथ साथ। कंज्यूमर्स आर पर्पसफुल इन डिसाइडिंग व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बाय, कि जो इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं वो पर्पसफुल होते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई मोटिव या एग्जैक्टली पर्पसफुल से मुराद कि जो उनकी नीड होती है ना, वो ऐसे होती है कि वो डिसीजंस जो होते हैं ना वो उनके सही होते हैं, पर्पसफुल होते हैं। कि कोई एक जो काम है ना जिंदगी का, वो पर्पसफुल काम है। कंज्यूमर्स आर पर्पसफुल इन डिसाइडिंग व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बाय। बिजनेस फर्म्स आर पर्पसफुल इन डिसाइडिंग व्हाट प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ। कंज्यूमर्स का को पता होता है कि उन्होंने कैसे जो है वो गुड्स और सर्विसेज खरीदनी है। बिजनेस फर्म्स को पता होता है कि उन्होंने कैसे डिसाइड करना है कि उन्हें क्या चीज़ अपने बिजनेस के लिए ज़रूरत है। और गवर्नमेंटल एंटिटीज़ को पता होता है कि उन्होंने अपनी कौन सी सर्विसेज ऐसी चाहिए सोसाइटी से कि उनको फाइनेंस किया जाए, मतलब इन अदर वर्ड्स टैक्स की बात हो रही है कि उनको पता होता है कि उन्होंने टैक्स वगैरह कैसे लेना है, ठीक। तो ये पर्पसफुल बिहेवियर में ये तीन चीजें, कंज्यूमर्स का पता होता है कि उन्होंने क्या खरीदना है, बिजनेस फर्म्स को पता होता है कि उन्होंने क्या चीज खरीदनी है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंटल एंटिटीज को पता होता है कि उन्होंने क्या लॉज या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करनी है ताकि उनके पास टैक्स और रेवेन्यू इकट्ठा हो, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको पता है टैक्स और रेवेन्यूज पे चल रही होती है। मार्शनलिज्म। अच्छा, पर्पसफुल बिहेवियर की ये दो स्लाइड्स हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ यूटिलिटी पढ़ा है और कंज्यूमर, बिजनेस फर्म्स और एंड गवर्नमेंटल एंटिटीज पढ़ा, ठीक है। अच्छा, इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में भी पर्पसफुल बिहेवियर में हमने थोड़ा पढ़ा, ठीक है। कि ये वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा बस, इंडिविजुअल डिसीजंस आर पर्पसफुल एंड सीक टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। मार्जिनलिज्म, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स, ठीक। मार्जिनलिज्म, अब ये जो है ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि थ्रू आउट इकोनॉमिक्स में ना काफी पॉपुलर है। मार्जिनलिज्म, मार्जिनल एनालिसिस is the comparison of marginal मतलब एक्स्ट्रा और एडिशनल। जो मार्जिन होता है ना रिगार्डिंग के मतलब अगर आप कहती हो कि या आप कहते हो कि आपके पास 5 कपड़े हैं, ठीक। तो मार्जिनल क्या होगा कि 5 के साथ एक्स्ट्रा और एडिशनल बेनिफिट्स क्या है,
कलर्स वगैरह और ये चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब ये मार्जिनल में आ जाती है चीज़, जो एक्स्ट्रा होती है या एडिशनल होती है। बेनिफिट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट यूजुअली फॉर डिसीजन मेकिंग, ये जो मार्जिनल एनालिसिस होता है ना, वो हमेशा जो आपका कॉस्ट और बेनिफिट का कंपैरिजन होता है। वो क्यों किया जाता है? डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। ठीक, क्यों जो मार्जिनल बेनिफिट्स और मार्जिनल कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है? डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। इंडिविजुअल्स मेक रैशनल डिसीजंस सच दैट द मार्जिनल बेनिफिट्स एक्सीड द मार्जिनल कॉस्ट। जो लोग होते हैं वो लॉजिकल डिसीजंस करते हैं। किस लिए करते हैं? कि जो मार्जिनल बेनिफिट है उनका, जो उनका फायदा है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाए। किससे? जो उस उसकी जो कॉस्ट आ रही है ना, उसकी जो कीमत आप अदा करें उससे ज्यादा हो जाए। इंडिविजुअल्स मेक रैशनल डिसीजंस सच दैट द मार्जिनल बेनिफिट्स एक्सीड द मार्जिनल कॉस्ट। एग्जाम्पल, अच्छा, अब हम एग्जाम्पल जो इसमें कवर की गई है ना, वो क्या, हम एक नई गाड़ी लेने गए हैं। अगर हम नई गाड़ी लेने गए हैं तो हम स्टैंडर्ड गाड़ी से थोड़ा दूसरी तरफ देखेंगे। वो क्यों देखेंगे? कि हमें मार्जिनल बेनिफिट चाहिए। यू फाइंड अ स्टैंडर्ड मॉडल दैट यू लाइक बट यू आर कंसिडरिंग एडिशनल फीचर्स। अ सनरूफ, लेदर इंटीरियर होनी चाहिए, हीटेड सीट्स होनी चाहिए, एलॉय व्हील्स होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज द मार्जिनल बेनिफिट ग्रेटर सेटिस्फैक्शन इज एक्सीडिंग द मार्जिनल कॉस्ट, कि आपकी जो ज़रूरियात हैं, आपकी जो खुशी है वो ज़्यादा हो रही है जो आप उसकी प्राइस पे कर रहे हो उससे। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑफ द एडिशनल फीचर्स यू विल ऐड देम। कि जब तक आपका मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट से एक्सीडेड है ना, आप उसको ऐड करते रहेंगे। सही, के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो आप बर्दाश्त करेंगे, वो एज इन उसमें जो है ना वो कोई इशू नहीं है आपको। अच्छा, साथ साथ ना बेशक बात करते रहो, बोलते रहो, ताकि चीज़ें जो है ना वो आपको भी क्लियर होती रहे और मुझे पता भी चलता रहे कि आप जो है ना वो मतलब किस आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपने एज इन क्योंकि इस सब के लिए ना एक थोड़ा सा ना प्रीवियस वाली आपने इसको अगर डिस्कस किया हो ना, या आपने पढ़ा हो और थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होती जाती है। मैं खुद भी जो है वो आपको ये इसी उसमें समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप क्लियर करते रहोगे ना, तो आपके माइंड में भी कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी, मेरे माइंड में भी कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है जी? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा फोकस करती है एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे, कि एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट पे। अच्छा, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, फर्म और इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज़मरे में आएगी। क्या? एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, फर्म, एक बिजनेस फर्म और एक इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री जो कि कंपनी वगैरह होगी, ठीक, तो ये जो इंडिविजुअल से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा? लुक्स एट द इकोनॉमी एज अ होल और इट्स मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी है उसको एज अ होल देखती है, कि मतलब जो इकोनॉमी से मुराद कि वो स्टेट्स और नेशंस और गवर्नमेंटल बेसिकली उस लेवल पे चली जाती है, ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। लुक्स एट अ इकोनॉमी एज अ होल और इट्स मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, के या तो इकोनॉमी को एज अ होल देखेगी, या उसके जो मेजर और मेन कंपोनेंट्स है ना इकोनॉमी के, उनको फोकस किया जाए। मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे? जैसे स्टेट होगी कोई, अब पंजाब है, पंजाब अगर पाकिस्तान बना हुआ है तो, और पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है, सही, तो पंजाब के अंदर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो जो मेजर कंपोनेंट्स है ना, कि अब जैसे एक इकोनॉमी है ना, एक कंट्री पूरी की इकोनॉमी है,
अब उसको कौन देख रहा है? फेडरल गवर्नमेंट। सही। अब फेडरल गवर्नमेंट ने उसको देखने के लिए क्या तरीकेकार अपनाया हुआ है कि उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का सेटअप बनाया हुआ है। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सेटअप बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ओवरऑल फोरसी कर रही है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे जो है फोरसी कर रही है इकोनॉमी को। कि अब पंजाब में जी गंदम ज्यादा हो जाती है, अब पंजाब की पैदावार गंदम की ज्यादा है, सिंध में जो है वो टोपी अजरक और इस तरह की चीजें, मतलब उनके हैंडीक्राफ्ट्स, सिंध में हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस हो रही है, उनकी इकोनॉमी की मेजर चंक जो है वो आपके उन मेजर चंक्स उनकी जो इकोनॉमी है उसमें क्या है, उसमें मेजर चंक हो गया ये दस्तकारियां और हैंडीक्राफ्ट्स सिंध में। फिर उसके बाद केपीके किस चीज में मशहूर है? वैसे तो असले में बहुत मशहूर है, ठीक है, असला बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा साथ साथ केपीके में मतलब गंदम भी बहुत है, ज़रात भी बहुत ज़्यादा है, ज़रात भी जो है वो काफ़ी हद तक उसमें केपीके में मौजूद है। तो फिर ये बेसिकली एक लिहाज से देखा जाए तो ये जो कंप्लीट प्रोविंशियल जो सेटअप है और फेडरल सेटअप है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आता है। ऑल कंज्यूमर्स आर फेडरल गवर्नमेंट और द इकोनॉमी इटसेल्फ, ठीक है। ऑल कंज्यूमर्स मतलब जितने भी लोग रिहाइश रखने वाले हैं उधर, उनकी इकोनॉमी, एक फेडरल गवर्नमेंट की इकोनॉमी, और दी जो पूरी कंट्री है उसकी इकोनॉमी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी फेस एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज हैं वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना वो हमेशा फेस करती है। दे नीड टू मेक चॉइसेस बिकॉज वांट्स एक्सीड्स द मीन्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जो चीज एज इन जो बात हो है रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो ये है कि बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी फेस एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि जो इंडिविजुअल्स हैं और जो एक इंसान अपनी एक लेवल पे, एक फर्द के लेवल पे, ठीक है, वो और जो माशरा है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का शिकार है, ठीक। दे नीड टू मेक चॉइसेस बिकॉज वांट्स एक्सीड्स मीन, उनको चॉइसेस करनी है क्योंकि आपकी इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो उसके पास जो मौजूद जराए हैं उनसे हमेशा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड इनकम फ्रॉम वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। एक उसके पास एक लिमिटेड इनकम है, कहाँ से? कि वेजेस जो उसकी क्या कहते हैं, मतलब सैलरी है, ठीक। फिर उसके अलावा रेंट्स, उसके जो एज इन रेंटल उसने अगर कोई सेटअप रखा हुआ है तो उसने कोई चीज़ बनाई हुई है और उस चीज़ से वो जो है वो प्रॉफिट ले रहा है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक। ये उसकी लिमिटेड इनकम। He constrains individuals to make decisions on how to spend their money, कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट करता है और लोग कि वो ऐसे डिसीजंस करें कि कैसे अपना पैसा यूटिलाइज कर सकते। सही, ये एक लिमिटेड इनकम है। अनलिमिटेड वांट्स इंक्लूड बोथ नेसेसिटीज के जो ज़रूरियात हैं आपकी, और आपकी लग्जरीज जो आपकी अयाशियाँ, ठीक है, कि आपकी ज़रूरियात और अयाशियाँ दोनों जो है ना वो अनलिमिटेड वांट्स। ईच टाइप यील्ड्स सम लेवल ऑफ यूटिलिटी, के जो आपकी अनलिमिटेड ज़रूरियात और अयाशियाँ है ना वो अ, हमेशा एक ज़रूरत के लेवल को ना फोरसी करेंगी, वो एक ज़रूरत के लेवल को लेकर आएंगी, मतलब यील्ड करेंगी कि वो बनेगा एक ईच टाइप यील्ड्स, कि वो चीज़ बनेगी क्या? लेवल ऑफ यूटिलिटी, ज़रूरत का लेवल। Every individual must economize, choose goods and services that will maximize the utility. हर इंसान जो एक ऐसे जो गुड्स और सर्विसेज है
उनको चूज करता है ताकि वो मैक्सिमाइज करे अपनी ज़रूरत को, मतलब अपनी ज़रूरत ख्वाहिशात की तकमील बेसिकली इन अदर वर्ड्स। Individuals' economic problem. The economic problem individuals face can be depicted as a budget line or budget constraint, which is a line that illustrates various combinations of two products a consumer can afford with a specific income, given the product's prices. अब यहाँ पे जो बात आ रही है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि बजट लाइन क्या है। बजट लाइन ये होती है जो हमें बताती है कि दो प्रोडक्ट्स हैं, एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है एक स्पेसिफिक पैसे के साथ और एक स्पेसिफिक प्राइस पर। ठीक, ये बजट लाइन आ रही है। सही, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स के, अब वो एक प्राइस के ऊपर एक प्रोडक्ट खरीद सकता है